हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान और राज व्यवस्था किसे कहते हैं। यहाँ पे हम लोग संविधान और राज व्यवस्था के बेसिक परिचय को जानेंगे और आगे के तमाम तरह की वीडियोज में जो है संविधान के प्रकार कितने हैं या विशेषताएं क्या है या कौन कौन से अंग हैं, इन तमाम तरह के मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि पॉलिटी का यह फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं, उनको पढ़ना क्या है पॉलिटी के अंतर्गत, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। आइए सबसे पहले संविधान को जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान की परिभाषा की बात की जाए तो नियमों, कानूनों एवं परंपराओं का संकलन जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए हो, संविधान कहलाता है। आइए जो है हम लोग लिखते भी रहते हैं, फिर देखिएगा। संविधान, संविधान को बाबू इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान, संविधान। तो इसका मतलब क्या हुआ? संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सबके लिए समान कानून। संविधान के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो सबके लिए समान कानून जो है, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। ठीक है। इसके परिभाषा की बात की जाए कि भाई इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन में लिखेंगे कि नियमों, कानूनों एवं परंपराओं का संकलन जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए हो, संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। यहां देखिएगा, मैंने लिखा है नियमों, कानूनों एवं परंपराओं का संकलन। संकलन का मतलब होता है समूह, संग्रह। तो ये भी जानेंगे हम लोग नियम क्या है, कानून क्या है, परंपराएं क्या है, जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए। अब शासन किसे कहते हैं, इसकी भी बात यहां की जाएगी। उसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। नियमों, कानूनों एवं परंपराओं का संकलन जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए हो, संविधान कहलाता है। ठीक है। संविधान जो है बाबू, संविधान एक आईना है। संविधान क्या है? एक आईना है जिससे किसी देश के, जिस भी देश का संविधान हो, किसी देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। संविधान एक आईना है जिससे या जिसमें किसी देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की क्या मिलती है बाबू? तो झलक मिलती है। ठीक है, ये याद रखिए। तो आइए हम लोग एक एक करके नियम, कानून और परंपरा को समझते हैं। नियम किसे कहते हैं? नियम क्या होता है? नियम, तो इसकी परिभाषा की बात की जाए या समझ की बात की जाए तो किसी विशेष स्थिति में क्या करना चाहिए या
क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सलाह का एक टुकड़ा, सलाह का एक टुकड़ा नियम कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? नियम कहलाता है कि भाई किसी विशेष स्थिति में हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो एक सलाह का टुकड़ा हो, एक एडवाइस करने वाली बात हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो नियम कहेंगे। या जो है आप दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, क्या? अथवा करके। नियम जो है निर्देश होता है बाबू, नियम निर्देश होता है जो हमें उन चीजों के बारे में, उन चीजों के बारे में एक विचार देता है, जिस चीज की हमें अनुमति होती है या अनुमति नहीं होती है। समाज के अंदर, देश के अंदर जो है जिन चीजों की हमें अनुमति हो या अनुमति नहीं हो, इसी चीज के बारे में एक विचार देने का जो काम करता है, जो निर्देश हमें ये विचार दे, उसी को क्या कहते हैं? नियम कहा जाता है। उसी को जो है रूल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बाबू कि इन्हीं नियमों को मेल से जो है कानून बनते हैं। लेकिन नियम जो होते हैं ना, वे लचीला होते हैं। कानून के साथ ऐसा नहीं है, कानून लचीला नहीं होते। तो याद रखना है आपको कि नियम कानून बनाते हैं। जानेंगे अभी हम लोग कानून के बारे में भी। कानून बनाते हैं, नियम लचीला होते हैं, लेकिन कानून नहीं। लेकिन कानून नहीं। कानून जो है लचीला नहीं होता है बाबू, नियम लचीला होते हैं। नियम जो है बाबू कहीं भी हो सकते हैं। नियम कहीं भी हो सकते हैं। जैसे एक घर परिवार के अपने नियम होते हैं, स्कूल में नियम होता है, खेल में नियम होता है। तो कहीं भी जो है नियम बनाए जा सकते हैं उस जगह पे। तो जैसे एक घर में है ना, या स्कूल में, या जो है खेल में ना, खेल में, या आई होप कि आप नीचे देख पा रहे हो, अन्य जगहों पर, अन्य जगहों पर। तो नियम कहीं भी हो सकते हैं, घर में, स्कूल में, खेल में जो है, या अन्य जगहों पे जो है नियम होते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसके अंतर्गत है कानून क्या है। कानून की भी थोड़ी सी समझ हम लोग रखेंगे, अभी जानेंगे कानून के बारे में। फिर परंपराओं के बारे में भी जानेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं। आइए अब हम लिखते हैं कानून। कानून या विधि,
ठीक है। क्या है विधि भाई, इसको जानते हैं। किसी देश या राज्य का आधिकारिक नियम है ना, जो बताता है कि लोग क्या करें या क्या ना करें, कानून कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? कानून कहलाता है। आधिकारिक नियम हो, जिन नियमों को जो है मान्यता प्राप्त हो जाए किसी देश या राज्य के द्वारा, वैसे नियम जो है कानून बन जाते हैं। और ये गाइडलाइन करते हैं कि लोगों को, उस देश के लोगों को या उस राज्य के लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। अथवा हम इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, कानून एक विशिष्ट देश या समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों का समूह होता है ना, समूह होता है। यह किसी देश या समाज के लोगों के कार्यों पर प्रतिबंध रखने की एक प्रणाली है। और अगर लोगों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो वे दंडित होते हैं। क्या होते हैं बाबू? दंडित होते हैं। किसी भी देश या समाज के लोगों के कार्यों पर प्रतिबंध रखने की यह एक प्रणाली होती है। कौन? कानून। भाई आपके कार्य जो है, आपको काम करना है तो उसका एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि आप किसी की जान ले लें। यदि आप कानून के खिलाफ पथ में चलेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, तो फिर आप दंडित किए जाएंगे, है ना। तो ये लोगों के कार्यों पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। एक लिमिटेशन में उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको एक आधिकारिक रूप मिल जाता है। तो वो क्या बन जाता है बाबू? वो कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए फिर आगे देखते हैं। परंपरा। अब यहां पे है ना परंपरा, इसको समझते हैं हम लोग कि परंपरा क्या है। परंपरा, ठीक है। तो परंपरा उन विचारों, आदतों, प्रथाओं
रीति रिवाजों आदि, ये सब क्या है जी? विचार, आदत, प्रथा, रीति रिवाज, ये सब क्या होते हैं? ये जो है ना सामाजिक विरासत के अभौतिक अंग होते हैं बाबू, अभौतिक अंग, ध्यान रखिएगा। फिर सामाजिक विरासत के भौतिक अंग कौन कौन से होते हैं? तो जो रोटी कपड़ा मकान है, घोड़ा गाड़ी है, ये सब भौतिक वस्तुएं जो है सामाजिक विरासत के भौतिक अंग होते हैं। और विचार, आदत, प्रथा, है ना, शील, संस्कार, रीति रिवाज, ये सभी चीजें सामाजिक विरासत के अभौतिक अंग होते हैं। तो इन सब का जो है आदि का योग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को व्यक्तियों द्वारा हस्तांतरित होता रहता है, है ना। तो यानी परंपरा जो है उन विचार, आदत, प्रथा और रीति रिवाज का योग है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को व्यक्तियों द्वारा क्या होते रहता है? हस्तांतरित होते रहता है। तो संविधान के अंतर्गत जो है परंपराओं को भी रखा गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नियम कानून तो है ही, साथ ही परंपराओं को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। अब फिर जो है संकलन तो मैंने बताया दिया कि संग्रह है। अब सवाल खड़ा होता है फिर जो है देश क्या है, भाई राज्य क्या है, इस बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं उस चीज को लेकर, तो यहां मैं उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। शासन क्या है इसकी बात हम लोग करेंगे कि भाई जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए हो तो शासन क्या है? सवाल खड़ा होता है। आइए देखते हैं, किसी देश के व्यवस्था को चलाने के लिए जो कुछ किया जाए उसे शासन कहते हैं, उसे शासन कहते हैं। अर्थात याद रखिएगा, जो भी नियम कानून बनाए जाएं या आदेश निर्देश, है ना, दिया जाए, जो भी जो है नियम कानून बनाए जाएं या जो भी आदेश निर्देश दिया जाए, इस सब को जो है शासन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? शासन कहलाता है। तो सवाल खड़ा होता है कि एक लोकतांत्रिक देश है तो नियम कानून को कौन बनाएंगे, आदेश निर्देश को कौन जारी करेंगे? तो जो भी सत्ताधारी पार्टियां होंगी वही जो है उस तरह का काम करेंगे, यानी उन्हीं को अधिकार है क्या चीज करने का? तो शासन करने का। तो समझ गए, शासन यानी किसी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो कुछ भी किया जाए वो क्या कहलाएगा? वो शासन कहलाता है। ठीक है। शासन जो है बाबू जनता के सार्वजनिक जीवन पे किया जाता है, उसके व्यक्तिगत जीवन पे नहीं। हाँ, भले ही उसका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो जाता है, सार्वजनिक जीवन पे हम शासन कर रहे हैं, इससे व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में ऐसा नियम है कि जो है ऑफिस में 9 बजे तक पहुंचना है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि
ऑफिस से बहुत दूर रहता है या 10-15 किलोमीटर की दूरी पर रहता है या करीब में ही रहता हो, लेकिन उसकी आदत है कि भाई वो 8 बजे तक सोता है या 9 बजे तक सोता है, तो क्या उसे जल्दी नहीं जगना पड़ेगा? ये सार्वजनिक नियम है कि ऑफिस में 9 बजे पहुंच जाना है, तो क्या उससे उसका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित नहीं हुआ? एकदम हुआ। लेकिन स्पेशली किसी को ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई आपके लिए ये नियम है और उस व्यक्ति के लिए अलग नियम है। यानी एक ही जगह जो कार्य करने वाले जो कलिक हैं, जो भी कर्मचारी जो हैं एक साथ काम कर रहे हैं, उन सबके लिए अलग अलग नियम नहीं बनाए जाएंगे। तो शासन जो है सामाजिक रूप से किया जाता है, सार्वजनिक जीवन को ये प्रभावित करता है, व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित नहीं करता है। ये बात आप याद रखेंगे। शासन जनता के सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, शासन देश की जनता के सार्वजनिक जीवन पर किया जाता है व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत जीवन पर नहीं। भले ही इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि यह जो है सार्वजनिक जीवन पे शासन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने शासन को भी समझ लिया। तो आई होप कि आपको एक क्लियर समझ हो गई होगी आपके पास कि भाई संविधान किसे कहते हैं, और संविधान में जिन भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ, नियम, कानून, परंपरा, संकलन, शासन, इन सभी चीजों की एक बेसिक जानकारी आपको हो गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि भाई राज व्यवस्था क्या है, व्हाट इज पॉलिटी। ये हम जानते हैं अब राज व्यवस्था क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने समझा कि संविधान जो है किसे कहते हैं। अब जो है हम लोग समझने वाले हैं कि राज व्यवस्था जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, राज व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पॉलिटी। याद रखिएगा, संविधान को किसी देश में लागू करने के लिए उस देश की सरकार द्वारा, उस देश की सरकार द्वारा जो भी व्यवस्था की जाती है, राज व्यवस्था कहलाती है। अर्थात थोड़ा सा समझिए, अर्थात क्या मैं कहना चाह रहा हूं। इसके द्वारा संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था राज व्यवस्था कहलाती है।
इस संविधान में तो बहुत सारी चीजें लिख दी गई हैं। अब वो सारी चीजें जो लिखित हैं वो व्यवहार में लाने के लिए जो है नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे, सरकार को कुछ उस तरह की पहल करनी पड़ेगी। तो जो भी संविधान में लिखित चीजें हैं उसको व्यवहार में लाने के लिए सरकार द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की जाती है उसी को राज व्यवस्था कहा जाता है, उसी को पॉलिटी कहा जाता है। जैसे बात करेंगे इसके अंतर्गत जो है राज्य के नीति, चुनावी प्रक्रिया, दलीय व्यवस्था, लोक कल्याण कार्यक्रम है ना आदि का व्यवस्थित ढंग से प्रबंध किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी राज्य की नीति है या जो चुनावी प्रक्रिया है, दलीय व्यवस्था है, लोक कल्याण कार्यक्रम है, तमाम तरह की इन सभी चीजों का व्यवस्थित ढंग से जो है प्रबंध किया जाता है। आइए थोड़ा इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। भारतीय संविधान को जब पढ़ेंगे आप तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार को बताया गया, दिया गया। और मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 जब आप पढ़िएगा तो उसमें है कि अस्पृश्यता जो है, अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ये बातें लिखी गई। तो क्या सिर्फ लिख देने से, संविधान में लिख देने से वो बातें जो है व्यवहार में लागू हो जाएगी कि उसे लागू करना पड़ेगा? उसके लिए मजबूत कानून बनाने पड़ेंगे, दंड का प्रावधान करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको जो है हम व्यवहार में लागू करते हैं तो कुछ प्रश्न खड़ा होते हैं, कुछ सवाल खड़ा हो जाता है। व्यवहार में लागू करने पर कौन कौन से प्रश्न खड़े हो जाते हैं? प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि ये अस्पृश्यता क्या है भाई? आपने लिख तो दिया, तो अस्पृश्यता किस किस चीज को माना जाएगा कि भाई ये चीजें, ये काम हम करते हैं तो अस्पृश्यता के अंतर्गत आएगा। किसी को छूना या किसी को देखना या नहीं देखना, है ना, तमाम तरह की चीजें। कौन कौन सी चीजें हैं जो अस्पृश्यता के अंतर्गत आएगी? तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा पहले कि भाई अस्पृश्यता क्या है। फिर जो है विधि क्या है, इसके लिए ये भी सवाल खड़ा होगा। और यदि विधि है, कानून है, तो फिर कानून का हमने यदि उल्लंघन किया है या किसी ने उल्लंघन किया है तो उसको क्या दंड मिलने वाला है, क्या पनिशमेंट मिलने वाला है, ये तमाम तरह के सवाल खड़ा होंगे। तो इस सवाल खड़े होंगे समाज के अंदर। तो फिर जो है इसके लिए क्या किया गया? संसद के द्वारा, आपको मालूम होना चाहिए कि संसद ने जो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, एक अधिनियम बनाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में। अब जो है इसका नाम बदलकर हो गया है नागरिक संशोधन करके अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में ये चीजें हो गई। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो भाई अस्पृश्यता को डिफाइन करेंगे तो फिर विधि तो बनानी पड़ेगी, कानून तो बनाना पड़ेगा। और कानून जब बन जाएगा तो यदि उसका कोई उल्लंघन करता है तो दंड का प्रावधान तो करना पड़ेगा कि भाई उसके लिए उसको क्या दंड दिया जाएगा, क्या दंड नहीं दिया जाएगा। तो इसी चीज को
इस संविधान में जो भी बातें लिखी गई हैं उन सभी चीजों को देश में लागू करने के लिए जो भी सरकार है उस सरकार के द्वारा जो जो व्यवस्थाएं की जाती है उन सभी व्यवस्थाओं को ही राज व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? राज व्यवस्था कहते हैं। आइए जो है देखते हैं कि राज व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, है ना। राज व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें कि भाई कौन कौन से कारक हैं जो राज व्यवस्था को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो याद रखिएगा, संसद के अधिनियम, संसद के जो अधिनियम है वो राज व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियमों के आधार पर जो है राज व्यवस्था को चलाया जाता है। तो आप देखते होंगे कि भाई एक अधिनियम बना हुआ है, संसद ने बाद में उसमें क्या कर दिया? संशोधन कर दिया, अब वो बदल गया, तो इस तरह से राज व्यवस्था प्रभावित हो गया। तो संसद के अधिनियम जो है ये राज व्यवस्था को प्रभावित कर देते हैं। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण जो फैसले हैं ये भी राज व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बहुत तरह की इस तरह के फैसले दिए हैं जो जिसको संसद ने अधिनियम बना के जो है कानून का रूप नहीं दिया है, फिर भी जो है वो सारे फैसले आज भी रिमार्केबल हैं, उसको लेके चला जाता है, उस पर चला जाता है। जैसे जो है मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आप जब आइएगा तो आप पढ़िएगा, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो है कि हमें जो है बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं रहने बसने की स्वतंत्रता है, इच्छा अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो इस तरह की स्वतंत्रता के बारे में आप पढ़ेंगे। उसमें जो है ये प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता की बात जोड़ दी गई या इंटरनेट की स्वतंत्रता की बातें उसमें लागू कर दी गई। इसके लिए संसद ने कोई विशेष अधिनियम या कानून बनाने का काम नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले भी जो है राज व्यवस्था को क्या करते हैं? प्रभावित करने का कार्य करते हैं। उसके बाद से जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, ये भी जो है राज व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। देखिए, जो संस्थाएं होती हैं, संस्थाओं के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 3 प्रकार की होती है: संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाओं का संविधान में जिक्र होता है, लेकिन गैर संवैधानिक संस्थाओं का संविधान में जिक्र नहीं होता है, लेकिन संविधान को लागू करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। और जो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं बाबू, उसको राष्ट्रपति के द्वारा जो है मंत्रिमंडल के सहमति से बनाया जाता है या संसद के द्वारा जो है गैर संवैधानिक संस्थाओं को बनाया जाता है। जैसे योजना आयोग का आपने नाम सुना होगा, इसी योजना आयोग को बाद में जो है नीति आयोग उसका नाम रख दिया गया। तो गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। गैर संवैधानिक संस्थाएं जो है वो भी राज व्यवस्था को क्या करती हैं? प्रभावित करने का काम करती हैं, वो भी इफेक्ट डालती हैं इस पर। तो संसद के अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले और गैर संवैधानिक संस्थाएं ये राज व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। अब इस तरह से आपको एक बेसिक समझ आपके अंदर एक डेवलप हो गई होगी कि हमें पढ़ना क्या है। मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि यहां हम राज व्यवस्था को समझेंगे, संविधान को समझेंगे, संविधान के प्रकार वगैरह को लेकर कि भाई लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है, तमाम तरह की चीजों को लेकर बात करेंगे हम अगले वीडियो में। यहां आप जान लीजिएगा कि राज व्यवस्था के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, है ना। तो संविधान के प्रकार वगैरह को लेकर आगे बात किया जाएगा। यहां आप एक चीज समझ गए होंगे कि हमें पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, इसके बारे में आप जान गए होंगे। तो याद रखिएगा, नोट में आप बात लिख लेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। हमें जो है संविधान के साथ साथ
संसद द्वारा पारित अधिनियम है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले है ना, या जो भी गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन सब के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। यानी आपको पॉलिटी के अंतर्गत एक सूझबूझ आ गई होगी। हमारे किताब का नाम है भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय संविधान को भी हम लोग पढ़ेंगे और राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। राज्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आई होप समझ पाए होंगे आज के इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने समझाना चाहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।